सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 6 चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस और हमारा रेस्पिरेशन वाला टॉपिक चल रहा था। तो इस टॉपिक में हमारी ये लास्ट वीडियो रहेगी, यानी हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और यहाँ आकर हमारा रेस्पिरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स की हम बात करें, जिसको फिगर 6.9 में आपको ये सिस्टम दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, अभी हम देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है, एयर बॉडी के अंदर ले जाई जाती है थ्रू नॉस्ट्रिल, यानी नाक के जरिए एयर बॉडी के अंदर जाती है। अब वैसे तो हम मुंह से भी सांस ले लेते हैं, लेकिन जो ऑर्गन, जो पार्ट सांस लेने के लिए बना है वो आपका नोज ही है, आपका नॉस्ट्रिल ही है। ठीक है, उसी रास्ते से ही एयर जाती है। अब इसके बहुत से फ़ायदे हैं, फ़ायदे भी हम देख लेते हैं अभी। जैसे एयर जो पास होती है नॉस्ट्रिल से होते हुए इज़ फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। तो नाक के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, वो एक तरह से एयर को फिल्टर करते हैं। जैसे मान लो अगर आप सांस ले रहे हो, कोई कीड़ा चला गया तो उस हेयर के अंदर, उस बाल के अंदर फंस जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये काम हो गया। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि जो फाइन हेयर्स होते हैं नोज़ के अंदर, या ऐसे कहा जा सकता है कि नॉस्ट्रिल हेयर्स का क्या काम होता है, तो वो एयर को फिल्टर करते हैं। ठीक है, अब ये जो पैसेज होता है यानी नाक का जो रास्ता होता है इज ऑल्सो लाइंड अप विद म्यूकस। तो इसमें जो वॉल्स होती है ना अंदर नाक के, उस पर म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या होता है, एक चिपचिपी सी चीज़ होती है जो कि आपको इस सांस लेने में मदद करती है। ठीक है, इस प्रोसेस में आपको हेल्प करती है। अब कहो कि कैसे हेल्प करती है, तो म्यूकस के वैसे बहुत से बेनिफिट्स हैं। जैसे आप जो सांस ले रहे हो उस एयर को एक तरह से मॉइस्चराइज करती है, थोड़ा सा नमी उसको प्रोवाइड करती है। दूसरा, उसको थोड़ा सा वार्म करती है, जो आप सांस ले रहे हो एयर अंदर जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा हीट करती है। ठीक है, नाक से आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, ये जो एयर पास होती है थ्रू द थ्रोट, यानी गले से पास होते हुए वो लंग्स में पहुंच जाती है। ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट, यानी जो आपका गला है उसके अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, यानी कार्टिलेज की एक रिंग जैसा, एक छल्ला जैसा होता है जो कि आपके गले में प्रेजेंट होता है। तो ये जो रिंग्स होती है, आपका जो विंड पाइप होती है, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, उसी में फिक्स रहते हैं। जैसे मैं आपको बनाऊँ, जो विंड पाइप है, जो पाइप जिसके ज़रिए आपकी एयर लंग्स तक पहुंचती है। ठीक है, ये हमने पाइप बना दिया। अब ये पाइप क्या होता है, फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, यानी मुड़ सकता है, इधर उधर थोड़ा सा खींच सकता है। ठीक है, जैसे रबर का पाइप होता है उस तरीके की बात की जा रही है। अब इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही आप सांस अंदर लेते हो तो यहाँ पर भी जो एयर प्रेजेंट होती है वो आपके नीचे लंग्स में चली जाती है, तो ये हिस्सा आपका खाली हो जाता है। जब खाली हो जाता है तो ये जो है, जो विंड पाइप है, जो ट्रैकिया है, ये दब सकता है, यानी एयर यहाँ से निकल गई तो कुछ इस तरह से सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ इस पॉइंट पे देख सकते हो, यहाँ पर से जो विंड पाइप था वो दब गया। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स कर गया। अब यहाँ से एयर अंदर नहीं जा सकती, ना अंदर वाली एयर बाहर निकल सकती है। ठीक है, क्योंकि ये दब गया, ये चिपक गया है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए? अच्छा, एक चीज़ आप ये भी सोच सकते हो कि फिर ये फ्लेक्सिबल क्यों बना है। जैसे हम रबर का पाइप मुड़ जाता है तो उसकी जगह हम प्लास्टिक का पाइप यूज़ कर लें या लोहे का पाइप यूज़ कर लें जो मुड़ ना सके। तो वैसे यहाँ पर भी हमारा कोई रॉड जैसा होता ही है जो मुड़ ना सके। तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी जो गर्दन होती है, आप देखो वो फ्लेक्सिबल होती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे आप मोड़ सकते हो। तो इसी गर्दन के अंदर आपका विंड पाइप होता है तो वो भी मुड़ता है। अगर ये बिल्कुल सॉलिड होता, रिजिड होता, मुड़ ना सकता होता, तो आपकी गर्दन भी बिल्कुल एकदम सीधी होती है, ऊपर नीचे आप नहीं देख सकते थे। तो क्योंकि गर्दन फ्लेक्सिबल है, इसीलिए जो आपका विंड पाइप है, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, उसका भी फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए? फ्लेक्सिबल है तो प्रॉब्लम, पूरा रिजिड बना दें तो प्रॉब्लम। तो उसके लिए एक सिस्टम है, उसे हम देखते हैं यहाँ पर इमेज के ज़रिए। तो आप ये देख सकते हो इमेज, ये हमारा पूरा विंड पाइप है। ठीक है, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। अभी जो वाइट कलर से आप देख रहे हो ना, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। ठीक है, ये छल्ले जैसा बना हुआ है। और अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो इनके बीच में गैप है। यहाँ पर देखो, ये हिस्सा गैप है, ये हिस्सा यहाँ पर ऐसे गैप है, यहाँ पर ऐसे गैप है। तो इस गैप के जरिए क्या होता है, ये मुड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो गैप वाला हिस्सा है वहाँ पर रिंग वाला हिस्सा नहीं, वो फ्लेक्सिबल वाला पार्ट है, तो वहाँ से मुड़ सकता है। तो इससे ये फ़ायदा हो गया कि जो रिंग्स होती है ना, ये बिल्कुल सॉलिड होती है, रिजिड होती है, तो ये चिपकी होती है विंड पाइप से, जिसकी वजह से जो विंड पाइप है वो कोलैप्स नहीं करने पाता, वो दबने नहीं पाता। और साथ ही साथ इनके बीच में जगह भी होती है, यहाँ पर स्पेस तरह से, तो यहाँ से ये मुड़ भी सकते हैं। तो दोनों काम हमारा हो गया कि पैसेज कोलैप्स ही नहीं कर रहा है और ये मुड़ भी रही है। ठीक है, तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यानी रिंग जैसा होता है वो आपके गले में प्रेजेंट रहता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स नहीं करने पाता। ठीक है, वो दबने नहीं पाता। अब यहाँ पर राइट साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई है, वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं।
आपका जो टोबैको होता है, चाहे आप डायरेक्टली लो या उसका कोई भी प्रोडक्ट लो, जैसे कि आपका सिगार हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी, हुक्का, गुटखा, ये सारी चीज़ें वो हार्मफुल होती हैं। अब अगर आप टोबैको इस्तेमाल करोगे तो जो आपके बॉडी के ऑर्गन आमतौर से अफेक्ट होते हैं वो आपका टंग हो गई, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया। अब जो स्मोकलेस टोबैको होता है, यानी वो टोबैको जो उसमें धुआं नहीं होता, जैसे आपको गुटखा वगैरह हो गया, ये भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। इससे आप हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक्स आ सकता है, ठीक है, पल्मोनरी डिजीज़ हो सकती है और अलग अलग तरीके के कैंसर हो सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को इंडिया के अंदर ओरल कैंसर हुआ इसी टोबैको को चबाने की वजह से। गुटखा वगैरह खाते हैं जिसकी वजह से मुंह का कैंसर हो गया। इसीलिए हेल्दी रहो और टोबैको और उससे बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उसको ना कहो, ठीक है, उसे इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो, हमको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम का आपको पता होना चाहिए। चलिए एक एक पार्ट हम देखते हैं। ये आपका नेजल पैसेज है, ठीक है, नाक का रास्ता है, और ये आपका माउथ कैविटी है। तो यहाँ क्या होगा, चाहे आप नाक के जरिए सांस लो या मुंह के जरिए सांस लो, ये दोनों जाकर एक ही जगह पर पहुंचेंगी, यहाँ से होते हुए फिर आपका आएगा ये फेरिंग्स और लैरिंग्स, दो चीज़ आपकी आएगी, ठीक है। इसको चलिए मैं डायग्राम से दिखाता हूँ कि फेरिंग्स लैरिंग्स क्या है। तो आपने नाक के जरिए सांस ली या मुंह के जरिए सांस ली, दोनों जाकर यहाँ पर एक जगह कॉमन पैसेज में मिलेंगे। यहाँ पर जो हिस्सा होता है पीछे, ये आपका फेरिंग्स होता है, ठीक है। इसी के नीचे आप आओगे तो यहाँ देखो एसोफेगस होता है, जो आपका फूड पाइप होता है। तो जो आपका फूड पाइप होता है उसी के साथ ही ये विंड पाइप लगा हुआ होता है, ठीक है, दोनों एक साथ। तो आपने जो खाना खाया वो तो यहाँ चला जाता है, लेकिन जो एयर होती है, जो सांस लेते हैं, वो यहाँ से आकर इस हिस्से में, इस रास्ते में चला जाता है। तो ये जो रीजन होता है इसे हम लैरिंग्स कहते हैं। तो लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यहीं से आवाज़ आपकी निकलती है। अब इसे याद भी रख सकते हो, एक टेक्निक है, जैसे आप गाना गाते हो ना, ला 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 करके गाना, तो उससे याद रखना कि ला ला करके हम जो गाना गाते हैं वो कहाँ से गाते हैं, वॉइस बॉक्स से, और वॉइस बॉक्स ही हमारा ये क्या होता है, लैरिंग्स होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि फेरिंग्स क्या है और लैरिंग्स क्या है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बना कर दिखाता हूँ। इसके आगे का लैरिंग्स के बाद का हिस्सा मैं दिखाता हूँ, जो आपका ट्रैकिया है, ठीक है, ये विंड पाइप है, यहाँ से मैं बनाकर दिखाता हूँ। तो लैरिंग्स के बाद ये आपका ट्रैकिया होता है, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपकी रिंग्स लगी होती है, जिसे हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। और ये जो ब्लू कलर वाला है ये हमारा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। फिर यहाँ नीचे आके जो आपका ट्रैकिया होता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है, ये चला गया और ये चला गया। तो ये जो डिवीजन होता है दोनों का नाम क्या होता है, ब्रोंकाई, BRONCHI, ब्रोंकाई होता है। ये हमारा पूरा क्या हो गया, लंग्स हो गया, ये लेफ्ट साइड वाला। इसी तरह से ये हमारा राइट साइड वाला। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना, बस आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। फिर ये ब्रोंकाई फर्दर डिवीजन होता है इसका, जैसे मान लो ये इधर ऐसे निकल गया, इधर ये ऐसे निकल गया, ठीक है। फिर इसमें और डिवीज़न हो गया, यहाँ से एक ऐसे निकल गया, यहाँ से ऐसे निकल गया। इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हो, राइट साइड वाले में भी। तो ब्रोंकाई के जब फर्दर डिवीज़न होता है तो उसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ठीक है। इसी ब्रोंकियोल्स में आगे जाकर आपके ऐसे बैलून जैसी चीज़ लगी होती है, जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं, ठीक है। तो एयर यहाँ से होते हुए इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जाती है, ब्रोंकाई से होते हुए, फिर ब्रोंकियल से होते हुए, एल्वेलर डक्ट से होते हुए एल्वेलाई के अंदर, ये बैलून के अंदर भर जाती है। तो ये जो बैलून टाइप का होता है ये एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमने देख ली, लंग्स देख लिया, ये आपका रिब्स होता है, जो पसलियाँ होती है, ठीक है, यहाँ जो हड्डी होती है, और हमने ब्रोंकाई देख लिया, ब्रोंकियोल्स देख लिया, ठीक है। अब डायफ्राम की हम बात करें तो देख सकते हो नीचे साइड में एक लगा होता है, ये नीचे जाता है तो एयर भरती है। चलिए मैं एनिमेशन से दिखाता हूँ आपको। तो इस एनिमेशन में आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर से नीचे लगा हुआ है यही आपका डायफ्राम है। ये नीचे जाता है तो जो चेस्ट की कैविटी होती है, जो जगह होती है चेस्ट में, वो बड़ी हो जाती है, एक्सपैंड कर जाती है, जिससे आपका जो लंग्स आता है वो भी बड़ा हो जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, और इस तरह से एयर अंदर की तरफ आ जाती है, ठीक है। आप देख सकते हो जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो एयर अंदर जाएगी, जब डायफ्राम ऊपर जाएगा तो एयर बाहर जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा हम एल्वेलर सैक, एल्वेलाई, इसकी हम बात कर लेते हैं। देखो ये जो हमारा ब्रोंकियोल्स है ना, ये आगे जाकर जो मैंने शो किया था बैलून जैसा ये पूरा बना होता है, ठीक है। इसी में एयर जाकर भर जाती है और उसके बाद फिर वो वेन्स के अंदर जाकर फिर हमारे ब्लड में चली जाती है। तो तीन चीज़ें आपकी हैं, उसको मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर हम एक अंगूर का गुच्छा बना रहे हैं, ठीक है। आपने बचपन में बनाया होगा, वैसे बचपन के बाद से आज मैं बना रहा हूँ।
मुझे याद नहीं इससे पहले कब बनाया था। ऐसे ही बनाते हैं ना, अंगूर का गुच्छा जब बनाना होता है तो ये ऐसे अंगूर का गुच्छा है, ठीक है। ये डाल हो गया और ये पत्ती वगैरह हो गई, ठीक है। अब इस गुच्छे से अंगूर आपने तोड़ लिए, तोड़ के आपने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो ये गुच्छे के फॉर्म में जब अंगूर थे, जब जुड़े हुए थे, तो उससे हम कंपेयर करें तो बैलून वाले जो स्ट्रक्चर हमने दिखाया था, तो वो पूरा जो गुच्छा था उसका, बॉल्स का, उसे हम एल्वेलर सैक कहते हैं, ठीक है, पूरे गुच्छे को। और एक जो दाना होता है उसे हम एल्वियोलस कहते हैं। और ढेर सारे एल्वियोलस को, यानी इसका प्लूरल फॉर्म जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। तो बैलून जैसा स्ट्रक्चर जो होता है जिसके अंदर एयर हमारी भर जाती है, वो पूरा गुच्छा जो ग्रुप होता है वो एल्वेलर सैक कहलाता है। उसका एक जो दाना होता है, एक जो बैलून का टुकड़ा होता है, उसे हम एल्वेलस कहते हैं। ढेर सारे एल्वेलस को हम एल्वेलाई कहते हैं। देखो, एल्वेलर सैक और एल्वेलाई में यही फर्क होता है कि एल्वेलर सैक में ये सारे जुड़े हुए होते हैं, पूरा गुच्छा एक ग्रुप सा होता है। और एल्वेलाई क्या होता है, ढेर सारे एल्वेलस होते हैं, वो अलग अलग अपना होते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें इस डायग्राम में हो गए और बहुत सारे प्रोसेस भी हमने समझ लिए। अभी हम देखते हैं कि हम क्या आगे हैं। तो लंग्स के अंदर क्या होता है, जो पैसेज होता है जहाँ से एयर जा रही होती है, वो डिवाइड होता है इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। तो छोटे छोटे ट्यूब्स होते जाते हैं। पहले वो दो हिस्से में बढ़ता है, जो आपका ट्रैकिया होता है, विंड पाइप होता है, ठीक है। दो आपके ब्रोंकाई हो गए, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स बन गए, फिर वो आगे एल्वेलर डक्ट होता है, फिर वहाँ से एल्वेलाइज, इस तरह, ठीक है, डिवीजन होता है। और आखिरकार ये जो है एंड होता है कहाँ पर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं, ठीक है। सिंगुलर को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वेलस कहते हैं, यानी एक जो गोला होता है उसे एल्वेलस कहते हैं, और ढेर सारे जो होते हैं वो एल्वेलाई कहते हैं। और जो उनका पूरा ग्रुप होता है, कनेक्टेड जो होता है, उसे हम एल्वेलर सैक कहते हैं, ठीक है। तो यहीं पर एल्वेलाई के अंदर जाकर एयर भरती है। जब भरती है तो वो फूलता है। अब जो एल्वेलाई है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है सरफेस जहाँ से एक्सचेंज हो सके गैस का, ठीक है। यहीं पर एयर भरती है, यानी गैस भरती है। जैसे मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो ये आपका बैलून जैसा है, और यहीं पर ऐसे वेन्स होता है, ठीक है, नसों का ऐसे जाल सा होता है इसके ऊपर। अभी मैं दिखाऊंगा इमेज में। तो उसमें क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है वो यहीं पर ऐसे ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो गैस का एक्सचेंज होता है इसी बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं, उसी के सरफेस से। तो जो वॉल होती है एल्वेलाई की, उसमें एक बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है, जाल जैसा होता है ब्लड वेसल्स का। चलिए मैं दिखाता हूँ डायग्राम में। ये आप इमेज देख सकते हो, ये पूरा हमारा जो ग्रुप है एल्वेलर सैक है। इसी के ऊपर आप देख सकते हो ये ऐसे ब्लड कैपिलरीज है, जाल जैसा आपका बना हुआ है, इसके ऊपर देख सकते हो, ठीक है। तो जो एयर यहाँ भरी होती है वो इसी के ज़रिए यहाँ पर पहुँच जाती है। अब जाल इसलिए होता है कि मान लो अगर एक नस होती, ठीक है, एक वेन होती, तो सारे गैस को उसी रास्ते से जाना होता है। यहाँ पूरा जाल होता है, तो ढेर सारा इसको एरिया मिल जाता है। कहीं से भी वो ब्लड के अंदर गैस इंटर कर सकती है, और ब्लड से गैस वापस एल्वेलाई के अंदर आ सकती है, ठीक है। तो जैसे कि हमने अर्लियर क्लासेस में देखा था कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब्स होती हैं, हमारी जो पसलियाँ होती है, वो उठ जाती है, ठीक है, यानी बाहर की तरफ आ जाती हैं। और जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है, जैसे मैंने एनिमेशन में दिखाया था। तो जो चेस्ट कैविटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से जो एयर होता है वो लंग्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। खाली जगह हो गई तो एयर क्या होता है, लंग्स के अंदर घुस जाएगा, और लंग्स के फैलने की वजह से जो एल्वेलाई फैले थे उसमें वो जाके भर जाते हैं। जो आपका ब्लड होता है ना, वो पूरी बॉडी से आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है और इसी एल्वेलाई के अंदर भेज देता है। वही जो ऑक्सीजन होती है, जब हम सांस लेते हैं तो उस एयर से जो ऑक्सीजन होती है, यानी जो एल्वेलाई के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्वेलर एयर। तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसे ब्लड ले लेता है, यानी वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है। कैसे चला जाता है, जैसे मैंने दिखाया था कि एल्वेलर ब्लड वेसल्स होती हैं, नसों का पूरा जाल होता है, उसी के अंदर वो ऑक्सीजन चला जाता है, और फिर उसी ब्लड के साथ ही साथ वो पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर आपका एल्वेलाई है। तो जो ब्लड में आपके कार्बन डाइऑक्साइड था पूरी बॉडी से, जैसे कि रेस्पिरेशन वाला हमने इक्वेशन देखी थी, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। तो सेल के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई वो ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से फिर सारी जगह से कार्बन डाइऑक्साइड होते हुए वो यही लंग्स पे पहुंचती है, और यहाँ जो एल्वेलाई होता है वहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है। और जो सांस लिए थे उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर चली जाती है, ताकि वो जाकर सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन वाला काम करे। जो आपका ब्रीदिंग साइकिल होती है, यानी जब एयर को हम अंदर ले जाते हैं लंग्स के अंदर और जब बाहर निकालते हैं, तो ये पूरी एक साइकिल कहलाती है। तो उस केस में जो लंग्स होता है ना, वो कुछ एयर का वॉल्यूम रखे रहता है। ऐसा नहीं कि हमने सांस लिया और जब सांस निकाले तो पूरी एयर जो सांस ले गए थे अंदर
वो पूरी एयर नहीं निकलती, कुछ रह जाती है। क्यों रह जाती है? सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। यानी क्या होता है, मान लो 100% एयर हमारे लंग्स के अंदर गई, अब उसके अंदर क्या हुआ, जब वापस निकलेगी तो सिर्फ 80% निकलेगी, 20% रह जाएगी। ठीक है, तो जब तक दोबारा एयर आएगी तब तक इसको टाइम मिल जाएगा, यहाँ जो एयर है इससे ऑक्सीजन ब्लड में चला जाए और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ये ले ले। ठीक है, ताकि जब नई एयर आए तो वो यहाँ आ जाए और ये पुरानी वाली फिर निकल जाए। ठीक है, तो इस तरह से एक रेसिड्यू वॉल्यूम बचा रहता है। इसका रीज़न आप याद रखना कि क्यों रहता है, ताकि सफिशिएंट टाइम मिल जाए ऑक्सीजन को कि वो एब्जॉर्ब हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सके। ठीक है, अब किसी एनिमल का जो बॉडी का साइज है वो अगर बड़ा होता है तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो देखो, ऑक्सीजन जैसे ये आपका एल्वेलाई है और ये आपकी जो ब्लड वेसल है, ठीक है, जो आपकी नसें हैं, इससे ऑक्सीजन अंदर कैसे जाता है? यहाँ तो लेयर है, तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए, ठीक है, इसको पार करते हुए, कोई होल नहीं होता बल्कि उस सरफेस के थ्रू होते हुए, पेनिट्रेट करते हुए वो इस वेन्स के अंदर जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए। क्योंकि आपके जो एल्वेलाई है यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, जो वेन्स है उसमें कम है, तो ऑक्सीजन क्या करने लगेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो करने लगेगा। लेकिन ये जो फ्लो होता है वो बहुत धीरे होता है। यहाँ तो खैर बहुत पतली सी लेयर है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन अगर सोचो कि इसी स्पीड से धीरे धीरे वो बॉडी में चलता रहे तो बहुत ज़्यादा उसको टाइम लग जाएगा। यानी ऑक्सीजन अपने से चलेगा तो बहुत धीरे धीरे चलेगा और उसको काफ़ी टाइम लगेगा। इसीलिए आपका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, पिगमेंट्स क्या होता है, कोई भी कलर सब्सटेंस होता है उसे हम पिगमेंट कहते हैं। तो रेस्पिरेशन में मदद करने वाला जो पिगमेंट्स होता है, कलरफुल चीज़ होती है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है एयर के अंदर से और वो अपने साथ साथ कैरी करता है अलग अलग टिश्यूज़ तक। वो टिश्यूज़ जिनके पास ऑक्सीजन की कमी है वहाँ तक ले जाता है और वहाँ जाके वो उसे रिलीज़ करता है, यानी टिश्यू में पहुँच गया तो फिर वो उसका काम हो गया। तो ये पिगमेंट कौन सा है जो ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है? यानी ऑक्सीजन अपने से चल रहा था धीरे धीरे, लेकिन ये कहा कि चलो हमारे साथ, जैसे आप स्कूल जाना हो, पैदल जा रहे हो तो टाइम लगेगा, और आपने क्या किया, कोई बस आ रही थी और बस पे आप चढ़ गए तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर, इंसानों की अगर हम बात करें तो ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को लेकर चलता है, वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का जो है वो रेड कलर होता है। तो ये कलरफुल पिगमेंट होता है विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी मतलब एक तरह से अट्रैक्शन, लगाओ, ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा इसका अट्रैक्शन होता है। ऑक्सीजन जैसे ही से दिखता है, क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो वो ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेता है। ये पिगमेंट प्रेजेंट कहाँ रहता है, यानी हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो प्रेजेंट होता है इन रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी जो आपका आरबीसीज होते हैं ना, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। देखो, ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं बात करूँ तो 83% तो आपका लगभग पानी होता है, फिर आपका प्लाज्मा होता है, फिर उसमें आरबीसीज होता है, फिर प्लेटलेट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसमें जो आरबीसी होता है उसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, मोर सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो जैसे कि हमने बात की कि ब्लड के अंदर वाटर होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इसी पानी के साथ मिल जाता है और इसी के साथ साथ चलने लगता है। लेकिन ऑक्सीजन इतना ज़्यादा पानी में सॉल्युबल नहीं होता, तो कोई चीज़ घुलेगी नहीं तो कैसे साथ चलेगी। तो भैया इसी के लिए हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को लेकर चलता है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे थे, हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन द ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे चलता है, वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है और पानी के साथ ही साथ वो चलता है। वहीं ऑक्सीजन ऐसा नहीं करता, डिजॉल्व नहीं होता, यानी बहुत कम उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ चलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है कि कई गैसेस का ऑप्शन दे दे और कहे कि इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। तो ब्लड में कौन से डिजॉल्व फॉर्म में आगे चलता है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी, उसे हम देख लेते हैं। ये जो आपका स्मोकिंग है, सिगरेट वगैरह जो पीते हैं, वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। एक बहुत ही कॉमन सा डेथ का जो कारण है वो लंग्स कैंसर है। ठीक है, लंग्स कैंसर से बहुत से लोग मरते हैं। अब स्मोकिंग से आपके प्रॉब्लम क्या होती है, क्या चीज़ नुकसान करती है इसमें, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसमें बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हम सीलिया कहते हैं। ये जो सीलिया होते हैं वो हेल्प करते हैं, जम्स हो गया, डस्ट हो गया या और हार्मफुल पार्टिकल्स हो गए जो कि एयर के साथ हम सांस ले लेते हैं, भाई सांस लिए तो धूल वगैरह चली जाती है और जम्स वगैरह चले जाते हैं, तो उसको रिमूव करने का काम किसका होता है, इसी सीलिया का होता है। अब जो आदमी सिगरेट वगैरह पीता है, स्मोकिंग करता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है,
ये जो हेयर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो जम्स वगैरह, जो डस्ट स्मोक है, वो रिमूव नहीं हो पाएगा, जो हार्मफुल केमिकल है वो लंग्स के अंदर इंटर कर जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में ये रोक देता है, अंदर नहीं आने देता, लेकिन अब सीलिया नहीं होगा तो ये लंग्स के अंदर चला जाएगी, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, कफ यानी आपका खांसी वगैरह आने लगेगी, और यहाँ तक की भी नौबत आ जाती है कि लंग्स का कैंसर हो जाए। ठीक है, तो सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए। अब जो एल्वेलर सरफेस है, यानी जो एल्वेलाई की सरफेस है, उसे हम पूरा खोल दें। ठीक है, बैलून जैसे स्ट्रक्चर होता है उसको पूरा हम फैला दें, तो ये लगभग 80 मीटर स्क्वायर इतना एरिया बनाएगा। आपको क्या लगता है कि पूरी बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो क्या है? अब ज़रा सोचो कि कितना एफिशिएंट गैस एक्सचेंज होगा इस लार्ज सरफेस एरिया की वजह से। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर किसी काम के लिए आपको जाना है, किसी ऑफिस में, वहाँ पर एक काउंटर है और 100 लोगों की भीड़ लगी है, तो कितना टाइम लगेगा? वहीं अगर ढेर सारा काउंटर बना दें, ठीक है, 10 हमने काउंटर बना दिए, तो क्या हो जाएगा? भीड़ बढ़ जाएगी, 10-10 लोग की लाइन बन जाएगी और इस तरह से जल्दी काम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी गैस का एक्सचेंज हो जाएगा। अब अगर खाली डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन को मूव होना होता बॉडी में, जैसे कि मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है, साथ में लेके चलता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और ऑक्सीजन डिफ्यूजन के जरिए धीरे धीरे सरकता कि हाँ भैया कहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, चलो उधर चलते हैं, तो धीरे धीरे सरकते हुए जाता, तो ऐसा अंदाज़ा लगाया कि लगभग 3 साल लगता आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को आपके अंगूठों तक पहुँचने के लिए। यानी लंग से अंगूठों तक का जो सफ़र है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का, वो 3 साल में पूरा होता, धीरे धीरे अपने चलता। कितना हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इस हीमोग्लोबिन का, जो अपने साथ साथ लेके चलता है और बहुत ही थोड़े टाइम में पहुंचा देता है जहां पर भी नीड होती है। ओके, तो यहां आकर हमारा ये आज की वीडियो भी एंड हो जाती है और रेस्पिरेशन वाला टॉपिक भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिया होगा, उस पर क्लिक करके उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के और पे क्लिक कर देंगे, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आप चैनल से जुड़े रहोगे। बाकी अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ब्लू कलर से लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको वीडियो यानी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहाँ सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बाकी डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, मैंने पिछली और वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप प्लेलिस्ट तक पहुँचोगे। ठीक है, अगर आपको ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।